हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम जर्नल, लेजर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये तीन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल की। तो जर्नल करने से पहले ना हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग में होते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई अकाउंट को हम बनाते हैं तो जो उसकी लेफ्ट साइड होती है वो कहलाती है डेबिट साइड, और जो राइट साइड होती है वो कहलाती है उसकी क्रेडिट साइड, जहां पर हम एंट्री करते हैं। ठीक है, अब कब हम किसी चीज को डेबिट करेंगे और कब हम किसी चीज को क्रेडिट करेंगे ये डिपेंड करेगा उस अकाउंट के नेचर पे कि वो किस तरीके का अकाउंट है। सो यहाँ पर जर्नल is a book of original entry or prime entry. Journal is a book in which transactions are recorded in order in which they occur in chronological order. The process of recording a transaction in a journal is called journalizing, and entry mode is in the journal is called a journal entry. सबसे पहले जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहाँ पे आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके फॉर्मेट की तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर हमारे पास पहला कॉलम बनता है डेट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्टिकुलर जिस पे हम एंट्री करते हैं। ठीक है, कोई भी अकाउंट डेबिट होगा वो इस तरफ आएगा और उसके बाद टू क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम बीइंग करके नरेशन दिखाते हैं जिस पर हम ये मेंशन करते हैं कि हमने क्या एंट्री करी है। सपोज अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो इज जस्ट लाइक अ पेज नंबर जो हमें बताता है कि हमने ये एंट्री कौन से पेज नंबर पे करी है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास डेबिट वाला कॉलम और हमारे पास फिर आता है क्रेडिट का कॉलम। अब जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। सिंपल एंट्री जब सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं, और कंपाउंड एंट्री जहां पर डेबिट या क्रेडिट साइड में एक से ज्यादा अकाउंट मेंशन होते हैं उसे हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है जर्नल एंट्रीज के। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने डेट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट। फिर अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर अगर आपने परचेज करे हैं गुड्स फ्रॉम एन से ऑन क्रेडिट तो नाम आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू एन। ये सारे के सारे कुछ जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स। तो हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास पता है तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट जो बात करता है एसेट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन के बारे में बताता है, और उसके बाद आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट जो हमारे पास एक्सपेंसेस, लॉसेस या फिर गेन और इनकम के बारे में बात करता है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आपके पास आ रही है उसे आप डेबिट कर दो और जो जा रही है उसे आप क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करें और गिवर को क्रेडिट करें। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट जहां पर सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट में शो करते हैं और सारी इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट में शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है। तो रियल अकाउंट में हमारे सारे एसेट्स आते हैं जैसे कि कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क्स, ये सब चीजें। और पर्सनल अकाउंट्स में जैसे अमन का कोई अकाउंट है, राम एंड सन्स का कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट किसी का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब चीजें आती हैं। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि सैलरी हमारा एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, वेजेस हमारा एक्सपेंसेस हैं, सेल्स आती हैं, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है। तो ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। अब ये सारे जो हमने मेथड्स पढ़े ये हैं ट्रेडिशनल, जो पहले टाइम पे चलते थे, ओल्ड मेथड्स हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारे पास मेथड्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स जो हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई एसेट है तो हमेशा वो जब भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमें उसे डेबिट साइड में पोस्ट करना है, और अगर वैल्यू डिक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है। वही अगर लायबिलिटीज को देखें तो लायबिलिटीज एसेट्स के उल्टा चलेंगी, यानी कि अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज है तो उसे हम कहाँ डालेंगे, डेबिट में, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। फिर इक्विटी, इक्विटी मतलब यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो आता है क्रेडिट और जब डिक्रीज होता है तो आता है डेबिट। अब रेवेन्यू और हम एक्सपेंस की बात करें तो रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज होगा तो आएगा क्रेडिट और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो
क्रेडिट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम मॉडर्न रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए वॉवल्स जैसे हमारे पास होते हैं ए और ई, ठीक है, यानी कि हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें शो करेंगे डेबिट में, और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो इन्हें हम शो करेंगे क्रेडिट में, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे जो बाकी चीजें हैं LIC, यानी कि लाइबिलिटीज, इनकम और हमारे C फॉर कैपिटल, ये तीनों की तीनों चीजें जब इंक्रीज होंगी तब इन्हें हमने लिखना है क्रेडिट, और जब ये हमारी डिक्रीज होंगी तब हम इन्हें लिखेंगे डेबिट। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये जनरल था। और उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो हम उन्हें कैश बुक में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो जो भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसमें हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लेजर की। तो लेजर क्या होता है, जब हम हर एक अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करते हैं उसे हम लेजर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप जर्नल एंट्री से हर एक चीज को पोस्ट कर रहे हैं सेपरेट अकाउंट्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, लेजर, ठीक है। एन अकाउंटिंग लेजर इज एन अकाउंट और रिकॉर्ड यूज्ड टू स्टोर कीपिंग एंट्रीज फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग लेजर जर्नल एंट्रीज कैन इंक्लूड अकाउंट्स लाइक कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेबल, इस तरीके के हमें डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स देखने को मिल सकते हैं। और लेजर अकाउंट को सिंपल हम एक अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आप सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को नोट करेंगे। अगर आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो जो भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई है वो आप शो करेंगे, तो वो लेजर अकाउंट हमारा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। पहले आती है डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आता है जर्नल फोलियो। अब क्योंकि जर्नल में हम क्या करते हैं, लेजर फोलियो, तो लेजर में क्या बोलता है हमारा, जर्नल फोलियो। फिर आती है हमारी अमाउंट, और सेम चीज होती है हमारी क्रेडिट साइड के लिए, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, ठीक है। तो हम किसी भी एंट्री को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसे रिस्पेक्टिव उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। अब आता है BRS, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें पता है हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी बैंक के पास जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा खुद के पास जो स्टेटमेंट होता है, जिसे हम कैश बुक कहते हैं, और इसको हम बैंक या फिर पासबुक कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ही एंट्रीज में हमेशा बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस बराबर नहीं है तो जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनकी वजह से ये बैलेंस जो है बराबर नहीं है, इसी स्टेटमेंट को जब हम रफली बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है, किन चीजों की वजह से ये दोनों बैलेंसेस जो हैं वो मिसमैच कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑल डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज और हर अकाउंट एंड ऑल विड्रॉल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर का अकाउंट है, उसमें अगर कोई भी चीज प्लस हो रही है, आ रही है, तो उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं, और कोई भी चीज माइनस हो रही है तो उसे हम डेबिट में शो करते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ये हमारी पासबुक है जो बैंक के पास मेंटेन होती है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, अ कॉपी ऑफ दिस अकाउंट इज रेगुलरली सेंड टू कस्टमर बाय द बैंक, जिसको हम पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। और द अमाउंट ऑफ बैलेंस शोन इन द पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट मस्ट टैली विद द बैलेंस एज शोन इन द कैश बुक, ठीक है। जो कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है वो दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, टैली होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, हम पूरे के पूरे जो अकाउंट्स हैं उनको टैली कर सकें। और अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं हमारा BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। दोनों ही बुक में जो डिफरेंसेस आए हैं जब उन्हें रिकंसाइल करते हैं उसी को हम BRS कहते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दैट एक्सप्लेन्स द रीजंस बताता है जो भी डिफरेंसेस आए हैं हमारी दोनों बुक में, कैश बुक और हमारी पासबुक, ठीक है। अब हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, रिकंसिलिएशन की जरूरत सिंपल हमें पड़ रही है एरर के लिए, कि जो भी एरर आए हैं उसे हम लोकेट कर सकें, जो भी डिले हो रहा है चेक्स में उसके रीजन को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। पीरियोडिकल रिकंसिलिएशन जब हम चेक करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, तो जो भी एरर्स आ रहे हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए द कस्टमर इज अश्योर्ड ऑफ द करेक्टनेस ऑफ बैंक बैलेंस शोन बाय द पासबुक बाय प्रिपेयर्ड बाय अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कस्टमर को एश्योरेंस देने के लिए कि जो भी आपके अकाउंट में चीजें दिख रही हैं वो करेक्टनेस को शो करती हैं, और ये हमारा चेक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ट्रैक में रखने के लिए हेल्प करता है।
अब जो रीजंस है वो क्या रीजंस है हमारे पास जिसकी वजह से हमारी बैंक में हमारी बैंक जो पासबुक है और जो कैश बुक है उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो जो डिफरेंसेस आ सकते हैं वो या तो टाइमिंग की वजह से आ सकते हैं, या फिर जो एरर्स किए गए हैं बिजनेस पर्सन की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है रीजंस हो सकते हैं जो कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। सो टाइमिंग डिफरेंसेस क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है आपने चेक जो है इशू कर दिया लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक पे कर दिया गया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए गए हैं लेकिन अभी तक कस्टमर को शो नहीं हुए हैं, अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक on standing instructions given by the customer, amount paid, interest credited, interest debited, ये सारी की सारी चीजें क्या है? टाइमिंग डिफरेंसेस हैं जो टाइमिंग की वजह से होती हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंसेस कॉज बाय एरर। एरर मतलब आपने कोई गलती कर दी, वो गलती एक बिजनेस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, फर्म की तरफ से, या फिर वो गलती बैंक की तरफ से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? डिफरेंसेस कॉज बाय एरर्स। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है जहां पर आप कैश बुक को बिना एडजस्ट किए करते हैं, और एक जब आप कैश बुक को एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब हम बिना एडजस्ट करिए कैश बुक को हमारा BRS बनाते हैं तो वो किस तरीके से होता है। सो अंडर दिस अप्रोच द बैलेंस एज पर कैश बुक और द बैंक और द बैलेंस एज पर पासबुक इज टेकन एट द स्टार्टिंग आइटम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कैश बुक का जो बैलेंस है या फिर जो पासबुक का जो बैलेंस है उससे हम स्टार्ट करेंगे। द डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक मीन्स द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड एट द बैंक। अगर फेवरेबल बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या शो करेगा कि बैंक में कितना डिपॉजिट हेल्ड किया गया है, और इस बैलेंस को विल बी क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक, और इसी को आगे कंटिन्यू करके हम BRS को मेंटेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्रेडिट बैलेंस शो किया जाता है जिसे हम अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं एज पर कैश बुक इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, सच अ बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग का कोई क्रेडिट बैलेंस है उसे हम अनफेवरेबल कहते हैं या फिर उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कोई नेगेटिव फिगर। ठीक है, सो व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट और द फर्स्ट आइटम इन द स्टेटमेंट इज ओवरड्राफ्ट, तो हमेशा उसे हम कहाँ दिखाएंगे? माइनस साइड में, क्योंकि वो अनफेवरेबल है। ठीक है, वहीं अगर वो पॉजिटिव साइड है यानी कि फेवरेबल है तो उसे हम प्लस साइड में शो करेंगे। ऑल द आइटम्स इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट आर डेबिट इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ फेवरेबल बैलेंसेस। फेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट सेम होता है, और जो अंडरकास्ट हो जाती है और जो हमारी क्या कहते हैं उसे दूसरा जो आता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस, उनको हम एक साथ शो करते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट इंप्लाइज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक ऑफ डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। इन दोनों को हम एक तरीके से शो करते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट जो क्रेडिट बैलेंस है, और यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट जो डेबिट बैलेंस है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट दिया गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालते हैं एज ऑन, क्या डेट है उस दिन वो डेट मेंशन की जाएगी किस दिन हम इसको बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, या फिर फेवरेबल डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा बैलेंस है एज पर कैश बुक, जिसे हम अनफेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस लिख सकते हैं। तो अगर हम फेवरेबल की बात कर रहे हैं तो प्लस साइड आएगा, और अगर हम अनफेवरेबल की बात कर रहे हैं तो माइनस साइड आएगा। कुछ ट्रांजेक्शन है जो प्लस होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन है जो माइनस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस नेचर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। आप बैंक पासबुक को नेचर में रखते हुए बना रहे हैं या फिर कैश के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो सेम ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ी, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, चेक पेमेंट, चेक इशूड रिटर्न, ठीक है, रॉन्ग क्रेडिट या फिर ट्रांजेक्शंस, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो ये सारी की सारी चीजें क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन में शो की जाती हैं। जो रीजंस हैं वो शो किए जाते हैं पर्टिकुलर्स में, और प्लस साइड और माइनस साइड जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सपोज अगर कैश बुक में आपके पास 800 का ओवरड्राफ्ट है, यानी कि ज्यादा बैलेंस दिखा दिया गया है, तो आप उसे पासबुक में क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है, ताकि वो दोनों बराबर आ जाए। तो बस यही चीज आपको करनी है, इसी को BRS कहा जाता है, सिंपल। ओके, अब when the balance as per passbook is taken as starting point, the treatment of all items will be reversed. Item that are added will be deducted and item that are deducted will be added. ठीक है, अगर आप पासबुक के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हम कस्टमर के अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कस्टमर के यानी कि पासबुक में किस तरीके से हम शो करते हैं? जब भी पार्टनर जो हमारा कस्टमर से कुछ मिलता है तो क्रेडिट प्लस, और जब भी जाता है तो डेबिट। वेयर एज जब हम कैश बुक की बात करते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन जब एक कैश बुक बनाएगा अपनी, तो जब भी उस पर कुछ आएगा तो वो उसको डेबिट करेगा, और जब भी उससे कुछ जाएगा वो उसको
क्रेडिट करेगा। तो इन चीजों को नजर रखते हुए आपको चीजों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम BRS की बात करें विद एडजस्टेड कैश बुक, तो वो किस तरीके से होता है। BRS इज प्रिपेयर यूजुअली विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, यूजुअली वैसे ही प्रिपेयर की जाती है। हाउएवर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द कैश बुक मस्ट बी एडजस्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज शोन टू बी बैलेंस साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें कैश बुक का बैलेंस शो करना होता है क्योंकि हमारा वो एसेट होता है, इसीलिए हमें एक ARS ये भी बनाना पड़ता है जहां पर हम बिना कैश बुक के साथ एडजस्टमेंट करे हुए अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, फेवरेबल डेबिट बैलेंस है तो प्लस, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस, सेम वही चीज आती है यहाँ पर। चेक इशू किया गया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, पेमेंट ही नहीं की गई, तो अभी तक गया ही नहीं है ये आपके पास से, तो इसे आप प्लस साइड दिखाएंगे। रॉन्ग क्रेडिट कर दिया था पासबुक में, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए उसे प्लस साइड दिखाएंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगेन प्लस साइड में। लेस क्या क्या चीजें होंगी, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दी गई लेकिन अभी बैंक में वो पहुंची ही नहीं फॉर द कलेक्शन, यानी कि कैश बुक में तो आपने शो कर दिया लेकिन बैंक में पासबुक में नहीं शो किया, तो वो माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, अगेन माइनस। रॉन्ग डेबिट कर दिया पासबुक में, ये भी माइनस हो जाएगा, और लास्ट में आप इसके बैलेंस को मैच करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा BRS खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेम वही चीज लिखी है कि अगर आप पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जो आइटम ऐड करते हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे और जो आइटम्स आप डिडक्ट करते हैं वो ऐड हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा BRS खत्म होता है, BRS फुल कंप्लीट हो गया। हमने आज 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, जर्नल, लेजर एंड BRS। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।